नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपकमिंग हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के अदर एग्जाम, या फिर राज्य चयन आयोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि जेबीटी, टीजीटी सब इंस्पेक्टर के जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं बाबा नाहर सिंह टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि बाबा नाहर सिंह मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बाबा नाहर सिंह मंदिर की अगर हम बात करते हैं तो बाबा नाहर सिंह मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के ये बिलासपुर जिले में जो है वो स्थित है। बिलासपुर में स्थित है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिलासपुर की जब यहाँ पर बात हो ही रही है तो बिलासपुर का एक क्वेश्चन जो मंदिरों से रिलेटेड बनता है उसको यहाँ पर कवर कर लेंगे। बिलासपुर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मंदिर जो है वो आते हैं। बिलासपुर में जो है वो माता बडोली देवी का मंदिर जो है वो आता है। बिलासपुर में जो है वो गुरु का लाहौर जो है वो आता है। गुरु का लाहौर टैट जैसे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। बिलासपुर में जो है वो मार्कंडेय मंदिर जो है वो आता है। मार्कंडेय मेला भी जो है वो बिलासपुर में लगता है और पूछा जाता है कि मार्कंडेय मेला जो है वो किसके समीप लगता है, तो जुखाड़ा के समीप जो है ये मेला जो है वो लगता है। बिलासपुर में माता नैना देवी का मंदिर है, ये प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है माता नैना देवी का मंदिर। और नैना देवी का मंदिर जो है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर के संस्थापक जो वीरचंद थे, इनके कहलूर के संस्थापक जो वीरचंद थे, उनके द्वारा कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना जो था वो करवाई गई थी। बिलासपुर में जो है वो बछरेटू टेम्पल भी आता है। बछरेटू में जो है भगवान शिव जी का जो है वो मंदिर है। ठीक है, तो ये सब आपने ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के इंपॉर्टेंट मंदिरों के बारे में। क्या यहाँ से कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है? बिल्कुल, बिलासपुर के बारे में यहाँ से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट मंदिर जो यहाँ के कवर हुए बिलासपुर में अभी नलवाड़ी भी हुई है। नलवाड़ी जो है वो मार्च के महीने में होती है। मार्च के महीने में नलवाड़ी होती है बिलासपुर में। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा इसको 1889 में जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। तो इतना सब आपने मंदिरों के बारे में ध्यान रख लिया, तो ऑलमोस्ट आपने मंदिरों को लेकर नलवाड़ी को जो है वो साथ में कवर यहाँ से कर ही लिया। इतना यहाँ से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हाउ मेनी वुमेन वर देयर पर 1000 मैन इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। स्पेसिफिक रूप से लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात की गई है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये पूछते हैं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं कि बताइए लाहौल स्पीति में जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो कितनी है। तो अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो लाहौल स्पीति की एक तरह से सेक्स रेशो यहाँ पर पूछी गई है। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या पूछ लिया पूछने वाले ने, नहीं, ये एक तरह से सेक्स रेशो की बात की गई है और लाहौल स्पीति की जो सेक्स रेशो है वो 903 है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्या लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो सबसे कम है हिमाचल में? नहीं, हिमाचल में लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो सबसे कम नहीं है। इससे भी कम जो है वो 819 कर सेक्स रेशो आती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। ये किन्नौर की सेक्स रेशो आपने ध्यान रखनी है। साथ में आपने यहाँ से और भी ध्यान रखना है हिमाचल की सेक्स रेशो के बारे में। हम पढ़ते रहते हैं कि 2011 की जनगणना हुई थी, हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो 972 थी। हम पढ़ते रहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशो आती है इनके जो वुमेन पर 1000 मेल्स जो है वो आती हैं, वो कितनी आती हैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो सबसे ज़्यादा आती हैं 1095 जो है वो आती हैं। सबसे कम किन्नौर में आती हैं। लाहौल स्पीति का डाटा जान लिया, पूरे हिमाचल का डाटा जान लिया। क्या इतना एनएफ है सेक्स रेशो के बारे में? नहीं, इतना एनएफ नहीं है। इससे भी आगे चलकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी थी? 972 थी। अब एग्जामिनर उससे भी डेप्थ में जाएगा और 2001 की जो है वो पूछ लेगा। 2001 में हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो कितनी थी? 968 जो था वो यहाँ की सेक्स रेशो थी। उसके बाद जो है वो 1991 आ गया। 1991 में हिमाचल की सेक्स रेशो कितनी थी? वो थी 976 करके थी। और 1981 उसके बाद जो है वो आता है। 1981 आता है तो 1981 में हिमाचल की जो सेक्स रेशो थी वो 973 थी। तो ये हमने लास्ट के 3-4 सेंसस जो हुए हैं उनके बारे में जान लिया और सेक्स रेशो के बारे में इतना याद रखेंगे। साथ में ही हिमाचल की पॉपुलेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। हिमाचल की जो पॉपुलेशन है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 68,64,602। ये हिमाचल की पॉपुलेशन है। इसमें से मेल और फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी? अगर हम मेल पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हिमाचल में ओवरऑल मेल पॉपुलेशन कितनी थी, तो मेल पॉपुलेशन जो था वो हिमाचल प्रदेश में 34,81,873 जो था वो थी। हिमाचल में फीमेल पॉपुलेशन कितनी थी? फीमेल पॉपुलेशन जो था वो हिमाचल में 33,82,729 जो था वो थी। तो ये थी हिमाचल में जो है वो मेल और फीमेल पॉपुलेशन। मेल फीमेल पॉपुलेशन का आंकड़ा हमने जान लिया, हमने पूरे हिमाचल का आंकड़ा जान लिया। इतना सभी हमने जान लिया यहाँ से, तो इतना काफ़ी है।
आगे बोलते हैं फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर आर सिचुएटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए किसान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो हिमाचल में बनाए गए हैं। बोलते हैं हिमाचल में जो है ये किसान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है। किसानों की बात हो रही है, किसानों की जब बात हो रही है तो किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हिमाचल में जो किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं वो एक तो सुंदरनगर में बनाया गया है, जिसको फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर भी बोलते हैं। एक फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो मसोबरा में बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। सुंदरनगर जो है वो जो कहाँ पर पड़ता है, ये मंडी में पड़ता है। मशोबरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। यहाँ पर जो है ये फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्थित है। हिमाचल में इस तरह से ही क्या कोई और क्वेश्चन भी बनता है, हम इस तरह से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो फार्मर्स को डिवाइड किया गया है वो किस तरह से किया गया है और कौन कौन सी श्रेणियां वो आती हैं। हिमाचल में जो किसानों को डिवाइड किया गया है वो एज पर उनके पास कितनी ज़मीन है उस तरह से जो है वो डिवाइड किया गया। जैसे कि मार्जिनल फार्मर एक रखे गए हैं। ये जो मार्जिनल फार्मर है ये किन फार्मर्स को कहा गया, ये उनको कहा गया जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि जो है वो आती है। मार्जिनल के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी आती है। स्मॉल फार्मर्स उन फार्मर्स को बोलते हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन जो है वो आती है। स्मॉल के बाद जो है सेमी मीडियम फार्मर जो है वो आते हैं। सेमी मीडियम की अगर हम बात करते हैं तो सेमी मीडियम जो है वो फार्मर है जो 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जो है जिनके पास जमीन आती है। उसके बाद मीडियम फार्मर जो है वो आते हैं। मीडियम फार्मर की अगर हम बात करते हैं तो वो ये किसान आते हैं जो कि 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जो है वो जमीन आती है। और उसके बाद लार्ज फार्मर जो है वो आते हैं। लार्ज फार्मर जो है वो फार्मर आते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन जो है वो आती है। तो इस तरह से लैंड होल्डिंग के हिसाब से जो है वो किसानों को भी मार्जिनल, स्मॉल, सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज कर जो है वो डिवाइड किया गया है। ये भी एक डाटा याद रखने के लिए काफ़ी है। यहाँ से हिमाचल प्रदेश के किसानों का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश के किसान किस तरह से डिवाइड किए गए हैं वो हमने यहाँ पर जान लिया। ठीक है जी, यहाँ पर हुआ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इन हुज मेमोरी द विक्ट्री टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड इन शिमला। तो बोलते हैं विक्ट्री टनल तो शिमला में बनाई गई है, परंतु बोलते हैं किसकी याद में, किसकी मेमोरी में जो है विक्ट्री टनल जो है बनाई गई है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, अगर डायरेक्टली नहीं पढ़ा होगा तो इनडायरेक्टली तो पढ़ा ही पढ़ा है। अब बोलते हैं कि तो शिमला में जो विक्ट्री टनल बनवाई गई थी वो बनाई गई थी फॉर द विक्ट्री ऑफ अलाइड फोर्सेस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जो दूसरे नंबर का वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें जो अलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी उसके जीतने की खुशी में जो था वो शिमला में ये टनल जो था वो बनवाई गई थी। सेकेंड और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो था वो क्या रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आपको पता है कि 1914 में स्टार्ट हो गया था और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो है वो आपको पता है 1939 के आसपास स्टार्ट हो जाता है, 1945 तक जो है वो चलता है। उस समय भारत के बहुत सारे ऐसे सिपाही थे जो ब्रिटिश सेना में जो था वो भर्ती थे। तो भारत के जो ब्रिटिश सैनिक थे वो जो है वो अलग कंट्रीज में अपनी सेवाएं देने के लिए जाते हैं वर्ल्ड वॉर के दौरान। और उस समय जो है वो भारतीय ब्रिटिश सेना का संचालन था वो शिमला के माल रोड से जो था वो किया जाता था। अब उस टाइम का जो यहाँ से कंट्रोल था वो प्रेजेंट टाइम में हमें आरट्रैक के रूप में देखने को मिलता है। आरट्रैक बोले तो इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड जो आती है उसके रूप में देखने को मिलता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर की बात है कि ब्रिटिश भारतीय सेना की कमान जो था वो प्रसिद्ध जनरल वेवल और जनरल ऑकिनलेक के द्वारा जो था वो शिमला में करी गई थी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब होता है तो उसकी जब जीत जाते हैं तो जीतने की खुशी में जो था वो एक समारोह रखा जाता है। उस दौरान विक्ट्री टनल का निर्माण किया जाता है। 8 मई 1945 की ये बात है कि विक्ट्री टनल का निर्माण जो था वो किया गया था। कौन सी ईयर की बात है, 8 मई एग्जैक्टली। और ईयर जो था वो 1945 था जब विक्ट्री टनल का निर्माण जो था वो हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आपको पता चल गया कि 1914 से 18 तक चला था और दूसरा वर्ल्ड वॉर जो था वो 1939 से 45 तक जो था वो चला था। वर्ल्ड वॉर के बारे में जान लिया, विक्ट्री टनल के बारे में हमने जान लिया। और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जानते रहते हैं, जैसे कि टनल्स की ही हम बात कर रहे हैं तो जो अटल टनल आती है जिसको रोहतांग टनल के नाम से भी जाना जाता है वो जो है वो हिमाचल में आती है। अटल टनल की जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, अगर हम अटल टनल की बात करते हैं तो 9.02 किलोमीटर जो है वो अटल टनल की जो है वो टोटल लेंथ जो है वो आती है। कालका शिमला हमें रेलवे ट्रैक देखने को मिलता है, रेलवे लाइन देखने को मिलती है। कालका शिमला में जो है वो टोटल नंबर ऑफ 103 टनल जो था वो ओरिजिनली थी। अब तो कहा जाता है कि एक बीच में कोई टूट गई है तो 103 जो है वो 103 के बजाय 102 जो है वो रह गई हैं। तो इतना ध्यान रखें। और कालका शिमला में जो है वो रेलवे ट्रैक जो बना हुआ है कालका से शिमला तक का, उसमें बड़ोग टनल जो है जो कि डिस्ट्रिक्ट सोलन में आती है वो सबसे लंबी टनल जो है वो आती है। इतना सब हम यहाँ से याद रखेंगे। आगे बोलते हैं इन विच ईयर लैंड मूवमेंट ऑफ सिरमौर प्लेस। तो सिरमौर की ये लैंड मूवमेंट कब हुई थी। मैंने एक बार ये नहीं पढ़ाया है, आपको बहुत बार सिरमौर के बारे में पढ़ाया है, अलग अलग मूवमेंट जो हमारे पास हुए थे उनके बारे में पढ़ाया है, बशर्ते अब आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। अब बोलते हैं कि
सिरमौर में जो ये लैंड मूवमेंट हुआ था वो 1878 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हुआ था, क्या इसका सिनेरियो रहा था? देखो यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लोगों का शोषण किया जा रहा था, बेकार जैसे प्रथाएं जो था वो प्रचलित थी। तो 1878 में जो था एक इस तरह का लैंड, जो यहाँ पर लोगों में ये भी डर था कि लैंड सेटलमेंट जो है वो करवाई जाएगी, लोगों की जमीन वहां से चली जाएगी, तब जाकर लोगों ने ये आंदोलन किया था। और उस टाइम जो सिरमौर के राजा हुआ करते थे उनका नाम राजा शमशेर सिंह जो था वो हुआ करता था। शमशेर सिंह जो था सिरमौर के राजा हुआ करते थे, जिनके कार्यकाल के दौरान जो था ये आंदोलन जो था वो हुआ था। अब शमशेर सिंह तो राजा हुआ करते थे, राजा शमशेर सिंह के कार्यकाल के दौरान क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से याद रखने वाले हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो शमशेर जो प्रकाश थे सिरमौर के राजा, वो वहाँ के राजा हुआ करते थे। 1857 के विद्रोह के समय ये राजा हुआ करते थे, तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता यहाँ पर की थी और इनको सहायता करने के बदले जो था वो अंग्रेजों ने जो था वो 7 तोपों की सलामी भी जो था वो दी थी। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। और इनके द्वारा जो था वो एक यहाँ पर बगीचा भी बनवाया गया था गार्डन टाइप में, जिसको रानीताल बाग जो था वो बोलते थे। रानीताल कांगड़ा वाला अलग है, परंतु एक रानीताल बाग इनके द्वारा भी जो था वो अपनी रानी की याद में यहाँ पर बनवाया गया था। वो जो कांगड़ा वाला आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल अलग से है, उसके बारे में कंफ्यूज मत हो जाना कि उसकी मैं बात कर रहा हूँ, रानीताल कांगड़ा में अलग से पड़ता है। तो रानीताल बाग जो है वो एक ये अलग वाला हमने सिरमौर का पढ़ लिया। तो इस तरह के अलग अलग सिनेरियो जो था वो रहे थे। एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में रिवाइज ही करवा देता हूँ। तो रिवाइज करने के लिए नालागढ़ आंदोलन एक 1877 का है, ये 1877-78 में ही जो था वो हुआ था। भागल विद्रोह है जो कि 1905 में हुआ था। डोडरा कवार जो है वो 1906 में हुआ था। कुनिहार 1920 में हुआ था। चंबा सेवक संघ की स्थापना 1936 में की गई थी। धामी प्रेम प्रचारिणी सभा 1937 में बनी थी। अच्छा, धामी गोलीकांड फिर कौन से ईयर में हुआ था वो आप कमेंट कर बता दीजिए। बोलते हैं भागल प्रजामंडल 1938 में बना, कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बना, और यहाँ पर ढांडरा आंदोलन दिया गया है। ये ढांडरा आंदोलन जो था वो 1930 में जो था वो हुआ था, 1930 में हुआ था। इतना ध्यान रखें। बिना किसी देरी के जो है वो आगे बढ़ेंगे, परंतु आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग पेपर 1 के लिए, हाईकोर्ट के एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या राज्य चयन आयोग के अपकमिंग टीजीटी जेवीटी जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप टाइमली हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखो, टाइमली ज्वाइन करने का फायदा ये है कि आप जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ों को समझ पाएंगे, और रिवाइज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करना। टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर पाएंगे और अपनी कमियों के ऊपर काम कर पाएंगे। जो थोड़े से नंबरों की कमी रह जाती है उस कमी को भी पूरा कर पाएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से टाइमली ज्वाइन कर लेना ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलती रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं राम पर, या बोलते हैं रावणा इज एसोसिएटेड विद विच टेम्पल ऑफ कांगड़ा। तो बोलते हैं रावण का संबंध कांगड़ा के किस मंदिर से जो है वो जोड़ा जाता है। देखो, रावण का संबंध किस मंदिर से जो है वो जोड़ा जाता है। तो रावण का संबंध जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बैजनाथ मंदिर से जो है वो जोड़ा जाता है। कौन सा मंदिर? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर। पहले तो ध्यान रखें कि ब्रजेश्वरी टेम्पल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, ये माता का मंदिर है और ये भी जो है वो कांगड़ा में ही आता है। दूसरा यहाँ पर मसरूर टेम्पल दिया गया है, मसरूर टेम्पल जो है ये भी कांगड़ा में ही आता है, और मसरूर को जो है वो एलोरा ऑफ हिमाचल भी कहते हैं। ज्वालामुखी टेम्पल जो है ये कहाँ पर आता है? ये भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही आता है, और शक्तिपीठों में से जो है वो ज्वालामुखी मंदिर जो है वो एक है। ठीक है, ज्वालामुखी की संधि भी तो हुई थी। ज्वालामुखी की संधि जो हुई थी वो 1809 के आसपास हुई थी, जो हम पढ़ते हैं कांगड़ा के राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में जो था वो हुई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बैजनाथ टेम्पल की। बैजनाथ मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? ये दो व्यापारी भाई हुआ करते थे, आहुका और मनुका, जिनके द्वारा ये बनवाया गया था। इस मंदिर को जो है वो बोलते हैं कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बनाया गया था? तो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो था वो इसको बनाया गया था। दूसरा बोलते हैं कि इस मंदिर को बाद में क्या रेनोवेट भी किया गया। तो ये एविडेंस मिलते हैं देखने को कि संसार चंद ने कुछ राशि भेंट की थी कि इस मंदिर को जो है वो फिर से रेनोवेट किया जाए। तो ये मंदिर रेनोवेट भी जो था वो किया गया था बाद में चलकर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कांगड़ा के बारे में यहाँ से बन सकते हैं। बैजनाथ मंदिर हमने जान लिया। ब्रजेश्वरी माता मंदिर का क्या और भी कोई क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ब्रजेश्वरी माता मंदिर का एक तो क्वेश्चन आपने सिंपल पढ़ लिया कि कहाँ पर स्थित है। महमूद गजनी ने जो था उस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ये कहा जाता है। तो महमूद गजनी जो था ना, उसने ब्रजेश्वरी माता के मंदिर पर अटैक किया था। 1009 की बात है ये, जब इसने जो था उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो ये ईयर भी ध्यान रखना है स्पेसिफिक रूप से। ठीक है, तो आपने ब्रजेश्वरी मंदिर के बारे में जान लिया। आप मसरूर टेम्पल के बारे में भी जानते हैं कि इसको एलोरा जो है वो हिमाचल का बोला जाता है, और इसके बारे में इतना ध्यान रखें। और दूसरा यहाँ पर ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पर दिया गया है। ज्वालामुखी मंदिर के बारे में भी बता दूं कि ज्वालामुखी मंदिर की एक ज्वालामुखी संधि जो था वो हुई थी, वो हमने पढ़ ली। दूसरा आपने ये भी ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी मंदिर में अकबर के द्वारा सोने का एक
छत्र भी जो था वो भेंट किया था। अकबर को संदेह हुआ कि ये राजा जो है यहाँ पर जो ज्योति जलती है ऐसे ही उसके बारे में बातें की जाती हैं और ये असल में कुछ है नहीं। तो अकबर ने जो था वो क्या किया था कि उस ज्योति के ऊपर जो था वो एक पानी की नहर जो था वो डलवा दी थी, परंतु फिर भी ज्योति नहीं बुझी थी माता ज्वालामुखी के मंदिर में। और तब से जो है वो अकबर माता का भगत बन गया था और माता का भगत ये बन गया, इसने यहाँ पर आकर जो था वो सोने का छत्र भी जो था वो यहाँ पर भेंट किया था, ये सब कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोलते हैं व्हेन वाज ओपियम कल्टीवेशन स्टार्टेड इन चंबा। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में बोलते हैं कि ओपियम कल्टीवेशन जो था वो कब स्टार्ट की गई थी, यानी कि अफीम की जो खेती थी वो यहाँ पर कब आरंभ जो था वो की गई थी। देखो ये चीज़ें जो हैं वो अफीम हो गया, भांग हो गया, ये ऐसी हैं कि इनकी खेती होती है और लीगलाइज करने की भी इनको कई बार बात की जाती है, क्योंकि ये एज ए मेडिसिन भी जो है वो कई बार इस्तेमाल जो है वो की जाती हैं और बड़ा बेनिफिट मेडिसिन के रूप में इनका रहता है। वो तो अलग बात है कि नशे के लिए इनका इस्तेमाल होता है, परंतु मेडिसिन के रूप में भी इनका इस्तेमाल होता है। तो 1880 की बात है कि चंबा में जो है वो अफीम की खेती जो था वो आरंभ की गई थी। चंबा में अफीम की खेती स्टार्ट की गई थी। चंबा की ही हम बात कर लेते हैं। चंबा में अगर खेती की बात हो रही है तो अफीम की खेती के बारे में आपने ध्यान रख लेना है। चंबा में आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग क्षेत्र ऐसे हैं चंबा में जहां पर सेब भी देखने को मिलता है। तो सेब के बगीचे चंबा के भरमौर में, चंबा के चुराह में, चंबा के पांगी में देखने को हमें मिल जाते हैं। चंबा में ओलाइव डेवलपमेंट स्टेशन भी बनाए गए हैं। ओलाइव बोले तो जैतून के जो विकास केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं चंबा के, एक तो राजनगर में बनाया गया है, एक चंबा के सरद में बनाया गया है, एक चंबा के लांझी में बनाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है। चंबा में जो है वो सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म भी बनाए गए हैं, जो बीज के मल्टीप्लिकेशन फार्म है वो भी बनाए गए हैं। एक यहाँ पर रजौरा है डिस्ट्रिक्ट चंबा का, वहाँ पर बनाया गया है। एक भनौटा है वहाँ पर बनाया गया है। एक थुल्लट है वहाँ पर बनाया गया है। एक भगाट है वहाँ पर बनवाया गया है। एक आहला है वहाँ पर बनवाया गया है। एक धारवाज है जहाँ पर ये बनवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट चंबा के ये भी अलग अलग हमारे पास इस तरह से सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा के ये हमारे पास ओलाइव डेवलपमेंट सेंटर जो है वो आ जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट चंबा के बारे में हमने इतना जान लिया। जैतून हमने यहाँ पर अफीम की खेती से जो था वो स्टार्ट किया था। जैतून की खेती भी हमने यहाँ पर जान ली कहाँ कहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारे पास चलता है। बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैं 2 स्टेटमेंट पढ़ दूंगा, फिर आप गैस कर लेना कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। फिर उसके बाद हम डिटेल से भी इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। बोलते हैं यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोलते हैं चंबा सेवक संघ केम इनटू बैंकिंग इन 1936। ये जो चंबा सेवक संघ बना था ये 1936 में जो था वो बना था। ठीक है। दूसरे में बोलते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभाराम अ नॉन वायलेंट मार्च वॉज लॉन्च्ड इन सुकेत ऑन 18 Feb 1948। तो बोलते हैं शोभाराम के नेतृत्व में 18 फरवरी 1948 को सुकेत में एक अहिंसक मार्च शुरू किया गया था। हम पहली स्टेटमेंट से ही एनालाइज करना स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं कि चंबा सेवक संघ जो था वो बनाया गया था, क्या ये सच में 1936 में बनाया गया था? तो देखो चंबा सेवक संघ बनाया तो गया था, परंतु ये 1936 में क्या बना था? तो बिल्कुल सही बात है कि ये 1936 में ही जो था वो बना था। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही हो जाती है। सोशल सर्विस एक ऑर्गेनाइजेशन थी ये, जिसका काम था कि जो लोग जो है वो यहाँ पर पीड़ित हैं, उस टाइम कुछ लोग जो था वो आग के लगने से वहाँ पर पीड़ित हुए थे, तो उस तरह के लोगों को जो था वो यहाँ पर सहायता पहुँचाना इसका मुख्य जो था वो काम था। आगे बोलते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शोभाराम अ नॉन वायलेंट मार्च वॉज लॉन्च्ड इन सुकेत ऑन 18 Feb 1948। कि शोभाराम की अध्यक्षता में एक अहिंसात्मक आंदोलन जो था वो सुकेत में हुआ था 1948 में। सुकेत में एक अहिंसात्मक आंदोलन तो हुआ था 1948 में। क्या वो शोभाराम की अध्यक्षता में हुआ था? बिल्कुल गलत बात है कि शोभाराम की अध्यक्षता में हुआ था। शोभाराम की अध्यक्षता में ये नहीं हुआ था। पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? पंडित पद्मदेव थे। पंडित पद्मदेव थे जिनकी अध्यक्षता में जो था ये आंदोलन हुआ था। तो पंडित पद्मदेव का नाम ध्यान रखना है। ओनली 1 इज करेक्ट, 2 इज नॉट करेक्ट। और हम एक्सप्लेनेशन में भी जानते हैं कि अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित पद्मदेव अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। ये भी ध्यान रखना है कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, अहिंसात्मक एक आंदोलन था जो कि सुकेत में हुआ था। सुकेत का हमें देखने को मिलता है कि जो मंडी आता है वो सुकेत की एक शाखा जो है वो आती है। तो मंडी जो पहले बना कि सुकेत पहले बना? तो सुकेत पहले बन गया था, वहां से निकला था बाद में चलकर मंडी। ये आप ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में फिर से बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोलते हैं सही विकल्प चुने। बोलते हैं इन वायु पुराणा द किन्नर्स आर सेड टू हैव बी इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन महानंद। तो बोलते हैं कि वायु पुराण के अनुसार कहा जाता है कि किन्नर जो है वो महानंद जो पहाड़ है उसके निवासी हैं। तो
क्या ये कहा जाता है? दूसरी स्टेटमेंट में देखते हैं, फिर हम समझेंगे कि कहा भी जाता है ऐसा कि ऐसे ही बोलते हैं। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू भगवत पुराणा किन्नर्स ओरिजिन फ्रॉम शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्माज। तो बोलते हैं कि जो भागवत पुराण है, भागवत पुराण के अनुसार जो है वो किन्नर जो था उनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान ब्रह्मा की छाया से जो था वो हुई थी। हम पहली स्टेटमेंट से एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आता है तो आपने जान लिया होगा। वायु पुराण में ये कहा गया है कि जो किन्नर्स थे वो इनहेबिटेंट थे महानंद माउंटेन के। ये बिल्कुल सही बात है, ये तो कहा ही गया था वायु पुराण में, और अलग अलग पुराणों में भी जो है वो ऐसी बातें की गई हैं किन्नर्स के बारे में। और हम ये भी जानते हैं कि किन्नर जो है वो उनको खसिया खुरपा भी पहले जो था वो बोला जाता था। इनके बीच में हम मैरिज के टाइप पढ़ते हैं, इनके बीच में जो डाइवोर्स के टाइप अलग अलग पढ़ते हैं, जैसे कि हम दम चालीसा पढ़ते हैं लव मैरिज, दरोस दुबर पढ़ते हैं ये मैरिज बाय फोर्स है, जाने खंग जाने तंग पढ़ते हैं ये जो है वो कॉमन मैरिज का टाइप इनके बीच में जो है वो आता है। पहली स्टेटमेंट तो हमने क्लियर कर ही ली। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं कि ये जो भगवत पुराण है, भगवत पुराण के अनुसार जो है वो किन्नर्स को जो है वो निवासी माना गया है। इनको माना गया है कि निवासी नहीं, इनको माना गया है कि भगवान ब्रह्मा की छाया से इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि भगवत पुराण के अनुसार ये कहा गया है कि किन्नर्स ओरिजिनेट इनका जो हुआ था, ओरिजिन जो इनका हुआ था वो शैडो ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा से जो था वो हुआ था, लॉर्ड ब्रह्मा की शैडो से जो था वो हुआ था। दूसरी स्टेटमेंट भी हमारे पास सही है, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। बोलते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कहीं पर तो ये भी कहा जाता है कि किन्नर जो थे ना उनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो भगवान ब्रह्मा के पैर के अंगूठे से जो था वो हुई थी। अलग अलग चीज़ें जो हैं प्रचलित हैं, परंतु एक जो बेसिक हम किताबों में पढ़ते हैं इसके बारे में क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है, वो हम ये पढ़ते हैं कि भगवान जो भागवत पुराण था उसके अनुसार किन्नर्स की उत्पत्ति जो था वो भगवान ब्रह्मा की छाया से हुई थी। तो इतना यहाँ से ध्यान रखना था। यहाँ पर बोलते हैं अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर लेक्स दी गई हैं और उनका एल्टीट्यूड जो है वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लेक्स देखेंगे हमारे पास जो है वो करेरी लेक दी गई है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आती है, पहले ये ध्यान रखें। हमारे पास भृगु लेक दी गई है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो आती है। अच्छा, भृगु लेक दी गई है, भृगु लेक जो है वो यहाँ पर कुल्लू में जो है वो आती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। घड़ासरू लेक यहाँ पर दी गई है, घड़ासरू लेक जो है वो कहाँ पर आती है? तो घड़ासरू लेक का भी आपने सिंपल सा ध्यान रखना है कि ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आती है। रिवाल्सर लेक यहाँ पर दी गई है, रिवाल्सर लेक जो है वो मंडी में जो है वो आती है। अब याद रखना तो काफी आसान है कि कौन सी लेक कहाँ पर आती है, परंतु उनका एल्टीट्यूड वेरी करता है। एल्टीट्यूड किस तरह से वेरी करता है? सबसे पहले करेरी लेक दी गई है, ये करेरी लेक जो है वो कांगड़ा में जो है वो आती है, और यहाँ से एक नदी भी जो है वो निकलती है जिसको लायून रिवर जो है वो बोलते हैं, लायून रिवर बोलते हैं। और इसका जो एल्टीट्यूड आता है वो कितना आता है? वो 1810 मीटर कर जो है वो आता है। तो ए का जो था यहाँ पर ए देखो 1810 मीटर, उसको आप पहले के साथ मैच कर देंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो यहाँ पर है भृगु लेक, और उसके बाद जो है हमारे पास घटासुर, और उसके बाद रिवाल्सर जो है वो आता है। तो भृगु लेक की अगर हम बात करते हैं, भृगु लेक कुल्लू में जो है वो आती है, और भृगु लेक का जो एल्टीट्यूड है वो 4235 मीटर जो है वो आता है। तो इसको जो है वो हम बी को दूसरे के साथ मैच कर देंगे, बी को दूसरे के साथ मैच कर देंगे तो बी का दूसरा हो जाएगा। तीसरे हमारे पास चंबा की घटासरू लेक जो है वो दी गई है। घटासरू लेक की बात करते हैं तो घटासरू लेक का एल्टीट्यूड 3470 मीटर जो है वो आता है। ये बिल्कुल सी को जो है वो हम तीसरे के साथ जो है वो मैच कर देंगे, ये इस तरह से हो जाएगा। हमारे पास रिवाल्सर लेक दिया गया है, रिवाल्सर लेक का जो है वो कितना है? रिवाल्सर लेक जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आती है, 1360 मीटर कर जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो आता है। तो ये चौथे के साथ मैच हो जाएगी। तो ए का पहला हो जाएगा, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ये इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही तरीके से मैच हो जाएगा। हमने बड़े डेप्थ से जो है वो समझा कि किस तरह से हमारे पास लेक्स आती हैं, किस तरह से उनका एल्टीट्यूड है। टर्म ऑफ एल्टीट्यूड याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है, परंतु इम्पॉसिबल तो नहीं है। हम जितनी बार रिवाइज करेंगे वो याद रखने में भी हमें ईजी रहेगा। यहाँ पर मैंने वही डिटेल में जो है वो लिखा है। मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ इंपॉर्टेंट लेक्स को। हमने करेरी, भृगु, घड़ासरू, रिवाल्सर तो जान ही ली। चंबा की इंपॉर्टेंट लेक्स में जो है वो हमारे पास घड़ासरू झील आती है, लामाडल झील आती है, मणिमहेश झील आती है, चमेरा झील आती है, महाकाली झील आती है, और चंद्रकूप झील जो है वो एक आती है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर जो है वो मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स रिवाइज करेंगे। मंडी में कलासर लेक, सुखसार लेक, पंडोह लेक, कुंतभ्योग लेक, रिवाल्सर लेक तो हमने पढ़ ही लिया, और कुमारवां लेक भी जो है वो यहाँ पर आती है, प्राशर लेक भी यहाँ पर जो है वो आती है। मंडी की इंपॉर्टेंट लेक्स पढ़ ली। मंडी के अलावा जो है वो यहाँ पर जरूरी है पढ़ना कांगड़ा की। कांगड़ा में हम बात करते हैं तो कांगड़ा में करेरी लेक आती है, कांगड़ा में जो है वो डल झील भी आती है। पिछली एडिशन में हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर एक पौंग लेक भी जो है वो आती है। ये एक आर्टिफिशियल लेक है और इसका नाम जो है महाराणा प्रताप सागर के नाम पर रखा गया है। इसको
महाराणा प्रताप सागर लेक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो महाराणा प्रताप सागर लेक जो है वो कहाँ पर आई, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आई। उसके बाद हमने कांगड़ा जान लिया, मंडी जान लिया, हमने चंबा भी जो है वो जान लिया। अब हम जो है वो यहाँ पर जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट एक बच जाता है ऑप्शंस में से, भृगु लेक जहाँ पर है उसको भी जान लेते हैं। कुल्लू में भृगु झील आती है, रोहतांग दर्रे के समीप जो है ये स्थित है। कुल्लू में मंतलाई झील आती है, कुल्लू में सरयोलसर झील आती है, कुल्लू में श्रृंगटिंगू झील जो है वो आती है। ये झीलें जो है वो कुल्लू में जो है वो आती हैं। तो कुल्लू की भी हमारे पास हो गई, हमारे पास मंडी की हो गई, हमारे पास जो है वो यहाँ पर करेरी झील कांगड़ा की हो गई, हमारे पास चंबा की जो है उडासू झील होगी। तो इस तरह से हमने लेक्स को भी अच्छे से रिवाइज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन मेल लिटरेसी रेट इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन 2001 एंड 2011। तो बोलते हैं 2001 से 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश में जो पुरुषों का साक्षरता दर है उसमें अनुमानित वृद्धि आपको बतानी है। तो 2001 से 2011 के बीच में जो लिटरेसी रेट में इंक्रीज हुआ वो कितना इंक्रीज था, वो हुआ था। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में से आपको टिक करना है कि 2001 से 2011 के बीच में कितना लिटरेसी रेट में इंक्रीज हुआ था। जल्दी से कमेंट कर जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना, अगर अभी तक भी नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना @tallexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।